हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th हमारी यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। इसका पार्ट 1 जो वीडियो था उसमें हमने स्टडी की थी सेल डिवीज़न के कौन से फेजेस होते हैं। मेनली 2 फेजेस में कंप्लीट होती है, इंटरफेस और एम फेज, जिसमें हमने इंटरफेस को अगेन सब फेजेस में डिवाइड किया गया था, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। उनके बारे में हमने डीपली स्टडी कर लिया था। साथ ही साथ एम फेज के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे वो भी हमने स्टडी कर ली है कि माइटोटिक फेज में क्या होता है ना। और आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम माइटोटिक फेज जो कि 2 फेजेस में कंप्लीट होती है, माइटोसिस और मियोसिस, जिसमें से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं माइटोसिस। ठीक है, तो हमारा जो आज का सब्जेक्टिव वो क्या है, माइटोसिस सेल डिवीज़न, जो कि हमारा पार्ट 2 में आता है। पार्ट 1 में हमने जनरल इंट्रो देखा था कि जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं सेल डिवीज़न के, वो नेसेसरी होता है और क्यों ये प्रोसेस हमारे लिए ज़रूरी होती है। तो बिकॉज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए सेल डिवीज़न होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड पार्ट, माइटोसिस। इट इज़ द सेल डिवीज़न ऑकरिंग इन सोमेटिक सेल्स। ये एक ऐसा कोशिका विभाजन है जो कि संतति कोशिकाओं में होता है। कौन सी कोशिकाओं में होगा, संतति कोशिकाएं, है ना। सोमेटिक सेल्स में 2 टाइप्स की सेल्स होती है, सोमेटिक सेल्स एंड जर्मिनल सेल्स, यानी कि संतति कोशिका और जनन कोशिकाएं। ठीक है, जिसमें से सोमेटिक सेल्स यानी कि संतति कोशिकाओं में ये सेल डिवीज़न होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए इक्वेशनल डिवीज़न। इसको इक्वेशनल मीन्स इक्वल, ठीक है, यानी कि हिंदी में कहा जाए तो समसूत्री विभाजन भी कहा जाता है। ठीक है, बिकॉज एज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल इज सेम। ठीक है, इक्वल, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, समसूत्री विभाजन भी कहा जाता है। बिकॉज क्रोमोसोम के जो नंबर्स होते हैं यानी गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो पेरेंट सेल में और, ठीक है, इसे इक्वेशनल डिवीज़न भी कहा जाता है, समसूत्री विभाजन, बिकॉज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल इज सेम। ठीक है, पेरेंट सेल यानी कि जो जनन कोशिकाएं होती है, जनक कोशिका वो, और प्रोजेनी सेल्स यानी जो प्रोड्यूस हुई है प्रोजेनी सेल्स, है ना, उसके अंदर क्रोमोसोम के जो नंबर्स होते हैं वो सेम होते हैं अपने पेरेंट्स से। ठीक है, इसलिए इसे इक्वेशनल डिवीज़न भी यानी कि समसूत्री विभाजन भी कहा जाता है। माइटोसिस इज जनरली सीन इन डायप्लॉइड सेल्स। अब ये डायप्लॉइड सेल्स क्या होती है, डाई मीन्स 2, है ना, द सेल्स विच हैविंग ए 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसमें 2 सेट्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स के, उस सेल्स को कहते हैं डायप्लॉइड सेल्स। ठीक है, तो जनरली ये किसमें प्रेजेंट होता है माइटोसिस, जो डायप्लॉइड सेल्स होती है जिनके पास 2 सेट्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, उन सेल्स में ये ऑब्जर्व होती है। इट ऑल्सो अगर इन हाइप्लॉइड सेल्स ऑफ सम लोअर प्लांट्स। उसके अलावा कुछ हाइप्लॉइड सेल्स भी होती है। हाइप्लॉइड्स दैट मीन्स सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ऐसे सेल्स जिसमें सिंगल सेट क्रोमोसोम्स के प्रेजेंट होते हैं, उस सेल्स को कहेंगे हाइप्लॉइड सेल्स। तो कुछ लोअर प्लांट्स के, है ना, निम्न पौधों के हाइप्लॉइड उसमें भी प्रेजेंट होता है हाइप्लॉइड जो सेल्स होती है। एंड सम सोशल इंसेक्ट्स, और कुछ इंसेक्ट्स के अंदर भी इसे ऑब्जर्व किया जा सकता है। इट इन्वॉल्व मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट्स। इसमें क्या होता है कि जितने भी सेल कंपोनेंट्स हैं उनका मेजर यानी कि वास्ट, बहुत अच्छी तरीके से रीऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि उनका बृहद रूप से संगठन होता है ना, रीऑर्गेनाइज होते हैं, एक जगह कलेक्ट होते हैं, इकट्ठे होते हैं, कंपोज होते हैं। ठीक है, तो ये सारे मेन पॉइंट्स थे किसके, माइटोसिस के। अब आगे हम देखते हैं इसकी कौन कौन सी फेजेस होती हैं। द कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस हैज़ 4 स्टेजेस। कैरियोकाइनेसिस ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय कैरियोकाइनेसिस, जिसमें कि न्यूक्लियस का क्या होगा, डिवीज़न होगा। ऑफ ए माइटोसिस जैसे 4 स्टेज, माइटोसिस जो है वही प्रोसेस 4 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट प्रोफेज, सेकेंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज एंड लास्ट वन इज टीलोफेज।
ये 4 फेजेस होती हैं, 4 स्टेजेस हैं किसकी, माइटोसिस की। हिंदी में बोल देती हूँ मैं। अगर हिंदी में देखा जाए तो फर्स्ट जो होगी प्रोफेज यानी कि पूर्वावस्था, मेटाफेज यानी कि मध्यावस्था, एनाफेज पश्चावस्था और टीलोफेज यानी कि अंत्यावस्था। ठीक है, तो ये टोटल 4 अवस्थाएं होती हैं, 4 स्टेजेस होती है जिसमें हमारा माइटोसिस कंप्लीट होता है। आगे हम डिटेल से उन स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेज है वो है प्रोफेज। साथ ही साथ यहाँ पे डायग्राम भी है जो कि आपको पता चल जाएगा कि इस फेजेस में क्या होने वाला है और क्या जो चेंजेस हैं वो क्या चेंजेस आ रहे हैं। इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज इन माइटोसिस। माइटोसिस की सबसे लंबी अवस्था यानी कि बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट फेज होती है, यानी कि ये काफ़ी समय के लिए होती है। इट फॉलोज़ द SnG2 फेजेस ऑफ इंटरफेज। इंटरफेज की जो ये दोनों फेजेस थी, सब फेजेस कौन कौन सी, S फेज और G2 फेज, इसको ही ये फॉलो करती है और उसी में कंटिन्यूशन में आगे बढ़ती है। इन द SnG2 फेजेस DNA मॉलिक्यूल्स आर इंटरवाइंड। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, सिंथेटिक फेज में और G2 फेज में क्या होता है, डीएनए का सिंथेसाइजेशन यानी कि रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है और जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंटरवाइंड हो जाते हैं। दैट मीन्स वो आपस में जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। ये डायग्राम में आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स है, मॉलिक्यूल्स है, ये आपस में बाइंड हो गए हैं, इंटरवाइंड हो चुके हैं। इसमें होने वाले जो मेन इवेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। क्रोमोसोमल मटेरियल्स यानी कि क्रोमेटिन फाइबर्स आर अनटेंगल एंड कंडेंस टू फॉर्म माइटोटिक क्रोमोसोम्स, राइट। जो क्रोमोसोमल मटेरियल्स थे यानी कि क्रोमेटिन फाइबर्स, हमने पहले बात की क्या हुआ था, डीएनए जो थे उसके मॉलिक्यूल अनवाइंड हो गए यानी कि कंबाइन हो गए और वो जो थे क्रोमेटिन फाइबर्स वो क्रोमोसोम उन्होंने कंडेंस होकर के माइटोटिक क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन कर लिया, गुणसूत्र में वो कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में क्या हुआ, जितने भी मटेरियल्स थे जो कि हमारे क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होते थे वो सारे क्या हो गए, कंडेंस हो गए। इकट्ठे होने के बाद वो क्रोमेटिन डीएनए की जो कंप्लीट क्रोमोसोम होता है उसमें वो कन्वर्ट हो गए। इस तरीके से लेट प्रोफेज में आप डायग्राम देख सकते हैं। दे आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड्स अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। और वो इस तरीके से कंप्लीट हो गए हैं, इस तरीके से कंपोज हो चुके हैं, बन चुके हैं, जिसमें कि 2 क्रोमेटिड्स हैं जो कि आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं। किसकी हेल्प से, सेंट्रोमियर से। सेंट्रोमियर हम पहले ही बात कर चुके हैं, क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था उसमें सेंट्रोमियर जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है और जिससे 2 क्रोमेटिड आपस में कंबाइन होते हैं उसे कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोसोम्स बिगिंस टू मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। अब इसमें आगे क्या होने वाला है, जो सेंट्रोसोम्स होता है वो अपोजिट पोल की तरफ, विपरीत पोल की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है। इस सेंट्रोसोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूबुल्स कॉल्ड एस्टर्स एंड द 2 एस्टर्स टुगेदर विथ स्पाइंडल फाइबर्स फॉर्म माइटोटिक एपरेटस। हाँ, तो ये जो सेंट्रोसोम्स हैं या सेंट्रोमियर के अंदर प्रेजेंट होने वाला जो मटेरियल है सेंट्रोसोम्स, वो अपोजिट पोल की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं। इस सेंट्रोसोम्स रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूबुल्स। माइक्रोट्यूबुल्स जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, माइक्रोट्यूबुल्स आर ए फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। ये फाइबर्स का एक नेटवर्क बनाते हैं, जाल बनाते हैं और वही फाइबर्स जो होते हैं यहाँ पर एस्टर्स का फॉर्मेशन करते हैं। उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है एस्टर्स। ठीक है, इस सेंट्रोसोम्स रेडिएट आउट माइक्रोट्यूबुल्स। हर एक सेंट्रोसोम से एक माइक्रोट्यूबुल्स निकलता है, रिलीज होता है, जिसे एस्टर्स कहा जाता है। द 2 एस्टर्स टुगेदर विथ स्पाइंडल फाइबर्स। और ये दोनों जो एस्टर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ स्पाइंडल फाइबर्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं और ये सभी मिलकर के माइटोटिक एपरेटस का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि समसूत्री जो है ना, समसूत्री जो यंत्र बनता है, एपरेटस बनता है, उसका ये निर्माण करते हैं। कौन कौन इसमें होते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स, एस्टर्स और स्पाइंडल फाइबर्स। माइक्रोट्यूबुल्स जो एस्टर्स बनाते हैं, ये एस्टर्स आपस में स्पाइंडल फाइबर्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं और ये लोग
माइटोटिक एपरेटस का फॉर्मेशन करते हैं। सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज डू नॉट शो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, सेल्स में जो है ये सारी चीज़ें प्रोफेज का जब एंड होता है, अंत होने लगता है उस अवस्था का, तब तक हमें ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई देती है, ये शो ऑफ नहीं होते हैं। कौन कौन सी ऑर्गेनल्स होते हैं? गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, कोशिका का जो आवरण है ये सब कुछ हमें इस स्टेज में यानी कि इस अवस्था में दिखाई नहीं देते हैं। केवल क्या दिखाई देगा? क्रोमोसोम्स और उसके साथ जो स्पाइंडल फाइबर्स और स्टर का फॉर्मेशन हुआ है वही हमें ऑब्जर्व होता है। बाकी जो अदर सेल ऑर्गेनल्स हैं वो हमें ऑब्जर्व नहीं होते हैं। नेक्स्ट और सेकेंड स्टेज है हमारी मेटाफेज यानी कि मध्यावस्था। द न्यूक्लियर एनवलप कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट्स, हैंस द क्रोमोसोम्स स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अब इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर जो एनवलप था यानी कि केंद्रक का यानी न्यूक्लियस का जो आवरण था, है ना, एनवलप था, वो पूरी तरीके से कंप्लीटली डिकम्पोज होने लग जाता है ना। डिसइंटीग्रेट यानी कि डिकम्पोज होना, ब्रेकडाउन होना, है ना, तो पूरी तरीके से विघटित होने लग जाता है। और उसके साथ साथ जो है ये हमारी जो सेकेंड स्टेज है यानी कि मेटाफेज स्टार्ट होने लगती है, जिसमें कि क्या हो रहा है, न्यूक्लियर का जो एनवलप है, आवरण है, वो डिसइंटीग्रेट हो चुका है। इसलिए जो क्रोमोसोम्स है स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स, तो अब क्या स्प्रेड हो जाएंगे पूरी सेल में, साइटोप्लाज्म में क्रोमोसोम्स। ये जो क्रोमोसोम्स थे वो पूरी तरीके से सेल के साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं। क्रोमोसोम्स कंडेंसेशन इज़ कम्प्लीटेड, यहाँ पर क्रोमोसोम का जो कंडेंसेशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है ना, यानी कि गुणसूत्रों का जो संघनन होता है, कंडेंसेशन होता है, वो कंप्लीट हो जाता है। दे कैन बी स्टडी इजीली अंडर द माइक्रोस्कोप, इस प्रोसेस को हम माइक्रोस्कोप के अंदर इजीली देख सकते हैं और ये बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। दे विल बी हैव 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स, इसके साथ साथ ही इसमें 2 जो है सिस्टर क्रोमेटिड्स का भी जो है वो भी दिखाई देते हैं, है ना, 2 सिस्टर जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो भी इसमें ऑब्जर्व होते हैं। क्रोमोसोम्स कम्स टू लाई एट द इक्वेटर, द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स एट मेटाफेज इज कॉल्ड द मेटाफेज प्लेट। इक्वेटर यानी कि मीन्स सेंटर पर, सेंटर से जो लाइन आती है उसे कहते हैं इक्वेटर। तो अब जो क्रोमोसोम्स थे वो जो कि अपोजिट पोल की तरफ मूव कर चुके थे और स्पाइंडल फाइबर से कनेक्ट हो चुके थे, अब कहाँ मूव करने, कहाँ आने लगेंगे, इक्वेटर पे, यानी कि सेंटर पर जो लाइन है सेंटर में ये सभी आना शुरू हो जाएंगे। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज कॉल्ड द मेटाफेज प्लेट। इस स्टेज में जो लाइन बनती है, जो प्लेन बनता है, उस प्लेन को कहते हैं मेटाफेज की प्लेट कहा जाता है, कि उस प्लेट पर आकर के ये सभी इकट्ठे हो जाते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेंटर वाले लाइन पर आकर के कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और उस कंडीशन को कहते हैं मेटाफेज प्लेट। The spindle fibers form both poles are connected to chromatids by their kinetochores in the centromere। अभी काइनेटोकोर जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनके जो क्रोमोसोम्स हैं वहाँ पे एक स्मॉल जो है डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं उसका काइनेटोकोर। ठीक है, तो ये जो स्पाइंडल फाइबर्स हैं वो दोनों पोल्स पर यानी कि अप एंड डाउन दोनों पोल्स से कनेक्ट होते हैं उनके अपने अपने क्रोमेटिड्स को, और ये जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो अपने काइनेटोकोर्स के थ्रू सेंट्रोमियर से कनेक्ट होते हैं। सेंट्रोमियर तो क्रोमेटिड्स के पास में है ही, और उनका जो सेंट्रोमियर है वो काइनेटोकोर से कनेक्ट होता है और ये स्पाइंडल फाइबर से दोनों पोल से अटैच होते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस ड्रॉ में आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो रहा है कि ये देखिए किस तरीके से जो क्रोमोसोम्स है ये चारों, ये एक सेंटर में आना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर एक प्लेट का फॉर्मेशन बनता है जिसे कहते हैं मेटाफेज प्लेट। ठीक है, और ये जो है वो अपने अपने काइनेटोकोर से एक दूसरे से अटैच होते हैं। साथ ही साथ
ये जो स्पाइंडल फाइबर है दोनों अपोजिट पोल से एक पार्ट कनेक्ट होता है इनका स्पाइंडल फाइबर से, और दूसरा जो होता है इनके अपने अपने काइनेटोकोर से ये कनेक्ट होते हैं। बीच में ये जो है इनका सेंट्रोमियर है। ठीक है, तो इस सेकंड स्टेज में क्या होता है कि ये जो है फर्स्ट स्टेप में अपोजिट पोल पर चले जाते हैं। सेकंड स्टेप में ये लोग क्या होते हैं स्पाइंडल फाइबर्स का के थ्रू इक्वेटर लाइन पर कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और एक मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये सभी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट और तीसरी जो स्टेज है वो है एनाफेज। थर्ड फेज इज एनाफेज यानी कि पश्चावस्था। इट इज़ द शॉर्टेज फेज इन द माइटोसिस। माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन में ये सबसे छोटी अवस्था होती है, शॉर्टेज फेज होती है। सेंट्रोसोम्स ऑफ ईच क्रोमोसोम्स, सेंट्रोमियर जो है हर एक क्रोमोसोम का डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, डिवाइड लॉन्गिट्यूडनली। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली ये क्या होता है जो कि हमने यहाँ डायग्राम में आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि मेटाफेज में ये सारे क्या हो गए थे, सेंटर में प्लेट बना के मेटा फेज पे प्लेट बना करके ये इकट्ठे हो गए थे, कलेक्ट हो गए थे। अब इस फेज में क्या होगा, एनाफेज में ये सेंट्रोमियर जो है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। सभी क्रोमोसोम्स के जो सेंट्रोमियर है इसमें डिवीज़न होना स्टार्ट हो जाएगा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर क्रोमेटिड्स। जब डिवाइड होंगे तो रिजल्ट में क्या होगा, 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा, 2 डॉटर क्रोमेटिड्स बनेंगी। ठीक है, 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होगा। जब विभाजित होंगी, है ना, सेंट्रोमियर जब विभाजित होगा गुणसूत्रों का, तो इससे 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होगा इन फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई, और उनसे फ्यूचर में जो है इनके न्यूक्लियाई का निर्माण होगा, पुत्री कोशिकाओं का जो न्यूक्लियस है उसका निर्माण होगा। As the spindle fibers contract, the chromatids move from the equator to the opposite poles. अब क्या होगा, ये सभी जो क्रोमोसोम्स आकर के सेंटर पे कलेक्ट हुए हैं ये सभी अब डिवाइड होने के साथ साथ, जैसे ही डिवाइड हो गए, यहाँ पर देखिए ये 2 थे तो अब ये यहाँ से 4 हो गए हैं, दिख रहा है ना इस डायग्राम में आप लोगों को। डिवीज़न के बाद ये 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, दोनों तरफ क्या होगा, ये 4 हो चुके हैं। अब ये क्या होंगे, अलग होने की कोशिश करेंगे, डिवाइड होने के बाद ये सेपरेट होने लगेंगे। अब वो सेपरेशन किस तरीके से होगा, जब ये स्पाइंडल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, स्पाइंडल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण ये जो क्रोमेटिड्स हैं ये दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। जो अप वाले हैं वो अप ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे और जो लोअर साइड पे हैं वो नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट होंगे, यानी कि दोनों जो हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे दोनों क्रोमेटिड्स। ठीक है, तो ये सारी स्टेप कहाँ हो रही है, एनाफेज में, है ना। पश्चावस्था में इतना काम हो गया, ये सभी अलग होने की कोशिश करेंगे आफ्टर डिवीज़न। यहाँ पर डिवीज़न हो चुका है, डिवीज़न के बाद ये जो है इनका नेक्स्ट और लास्ट जो स्टेज होती है वो होती है फेज टीलोफेज। ठीक है, यानी कि अंतावस्था। नाम से पता चल रहा है टीलो मीन्स एंड होगा यहाँ पर। क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट पोल्स एंड अनकॉइल इनटू क्रोमेटिन फाइबर्स। अब जो ये स्पाइंडल फाइबर्स था जो कि इन सभी से क्लस्टर से अटैच था, उसको ये क्या करेंगे, अनकॉइल कर देंगे, छोड़ देंगे और उनसे सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ पर डायग्राम, इस डायग्राम में आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से ये जो यहाँ पर कनेक्ट थे स्पाइंडल फाइबर्स उनको इन्होंने अनकॉइल कर दिया है, छोड़ दिया है। दोनों पोल पे ये फाइबर्स अलग हो चुके हैं और ये जो है क्रोमोसोम्स ये सेपरेट हो चुके हैं, क्लस्टर उनका। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट अपोजिट पोल्स एंड अनकॉइल इनटू क्रोमेटिन फाइबर्स, अनकॉइल हो चुके हैं अपने क्रोमेटिन फाइबर से। न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल अराउंड द क्रोमेटिन फाइबर्स। अब जैसे ही ये सेपरेट हुए हैं वैसे ही इनके आसपास क्या होने लग जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। इन क्रोमोसोम के ऊपर एक लेयर बन जाएगी जिसे कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, अराउंड द क्रोमेटिन फाइबर्स। दस 2 डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म। रिजल्ट में क्या होगा, 2 डॉटर्स न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। सामने आप लोगों को डायग्राम में विजिबल है कि किस तरीके से ये डॉटर के न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हुआ है और इनके चारों तरफ जो है न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप हो चुके हैं। न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ER रीअपियर। ठीक है, अब ये जो इनके सेल ऑर्गेनल्स थे वो फिर से अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। जो नहीं दिखाई दे रहे थे वो अब यहाँ पर न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सभी इनमें डेवलप हो जाएंगे।
द स्पाइंडल फाइबर्स डिसअपियर, और जो स्पाइंडल फाइबर थी वो क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। और इस तरीके से हमें 2 डॉटर सेल्स का जो है वो ऑब्टेन हो जाएंगी, 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें आफ्टर जो है माइटोटिक डिवीज़न के बाद में 2 डॉटर सेल का हमें ऑब्टेन होती है। इन दोनों डॉटर सेल्स में हम लोग देख रहे हैं कि इनका अपना जो है क्रोमोज़ोम होता है, क्रोमोज़ोम जो है वो पेयर्स में प्रेजेंट थे, है ना। और आफ्टर जो है सेल डिवीज़न, हमें कोशिका विभाजन के पश्चात जो है वो 2 पुत्री कोशिका यानी कि 2 डॉटर सेल्स जो है वो हमें ऑब्टेन हो रही हैं। नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस यानी कि कोशिका द्रव्य विभाजन। अभी जो हमें 2 डॉटर सेल्स मिली है उनमें किस तरीके से उनका जो साइटोप्लाज्म है उसका डिवीज़न होगा, यानी कि उनका जो कोशिका द्रव्य है वो विभाजित होगा, तभी वो दोनों जो है सेल्स सेपरेट होंगी। इट इज़ द डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स। ठीक है, जब साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है तभी हमें 2 डॉटर सेल्स का फॉर्म होती है या 2 डॉटर सेल्स हमें ऑब्टेन होती है। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस क्या है, इट इज़ द प्रोसेस यानी कि इट इज़ द डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स। 2 डॉटर सेल्स को फॉर्म करने के लिए, फॉर्मेशन करने के लिए जो साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है उस प्रोसेस को कहते हैं साइटोकाइनेसिस यानी कि कोशिका द्रव्य विभाजन। इट स्टार्ट व्हेन टीलोफेज इज इन प्रोग्रेस, और ये तभी स्टार्ट होती है जब टीलोफेज चल रही होती है, रनिंग होती है, उसी समय ये स्टार्ट होती है। टीलोफेज के एंड में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है। डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से, ये पहले क्या है, एक ही है, इनकी सेल एनवलप हो गई है, साइटोप्लाज्म डेवलप हो गया है, और यहाँ पर क्या होगा, इस साइटोप्लाज्म का सेपरेशन हो जाएगा और यहाँ पर हमें जो है 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। जब तक ये बीच से साइटोप्लाज्म का सेपरेशन नहीं होगा, हमें जो है 2 डॉटर सेल्स के पास में उनका साइटोप्लाज्म यानी उनका न्यूक्लियस डेवलप नहीं होगा। साइटोकाइनेसिस की जो प्रोसेस है दोनों सेल्स में थोड़ी डिफरेंट तरीके से होती है। अगर एनिमल सेल की बात की जाए यहाँ पर, तो ऊपर जो डायग्राम है वो एनिमल सेल में किस तरीके से साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है। तो हियर ए क्लीवेज, है ना, क्लीवेज फरो इज अपीयर इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जब साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है तो यहाँ पर एक क्या अपीयर होता है, क्लीवेज फरो बन जाता है, होल बन जाता है। ठीक है, यानी कि ब्रेक डाउन होने के लिए वहाँ पर जॉइंट बन जाता है, जिसके थ्रू क्या होने वाला है, वो सेपरेट होने वाला है। इट ग्रेजुअली डिपेंड्स एंड जॉइन इन द सेंटर डिवाइडिंग द साइटोप्लाज्म इनटू 2। अब ये जो क्लीवेज बना है, यहाँ पर जो जॉइंट बना हुआ है, ठीक है, वो और डीप होता जाता है और डीप हो जाता है, तब जब तक कि ये यहाँ से ब्रेक डाउन ना हो जाए। ठीक है, तो इस ग्रेजुअली डिपेंड्स, धीरे धीरे और डीप होता जाता है, एंड जॉइन इन द सेंटर डिवाइडिंग इनटू द साइटोप्लाज्म इनटू 2। दोनों सेंटर को डिवाइड करने के लिए वो इस तरीके से जॉइंट होता है कि एक कंडीशन के बाद हम उन दोनों को इजीली क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्लीवेज बना, क्लीवेज के बाद ये और ज़्यादा डीप हो गया, डीप होने के बाद ये इजीली क्या हो गए हैं, सेपरेट हो चुके हैं, इनका सेपरेशन हो चुका है। अब बात करें यदि प्लांट सेल की, ठीक है, तो प्लांट सेल में ये प्रोसेस कैसी होती है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स से थोड़ा सा डिफरेंट होता है प्लांट सेल में, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। वो किस वजह से, सेल वॉल की वजह से, यानी कि कोशिका भित्ति के कारण ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अलग होता है। इन द प्लांट सेल्स द वेसिकल्स फॉर्म फ्रॉम गोल्जी बॉडीज़ एक्यूमुलेट एट द इक्वेटर। अब इसमें क्या होने वाला है कि वो जो वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं गोल्जी बॉडीज़ के अंदर, ठीक है, वो वेसिकल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं इक्वेटर में आकर के, सेंटर में आकर के। डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए सेंटर में आकर के ये वेसिकल्स इकट्ठे होना शुरू हो गए। इट ग्रोज टुगेदर टू फॉर्म ए सेल प्लेट, और ज़्यादा ग्रो होते जाते हैं और उसके बाद एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं। इट सेपरेट द 2 डॉटर सेल्स, लेटर द सेल प्लेट बिकम द मिडिल लैमेला। और जब ये प्लेट मिडिल लैमेला में बन जाती है और सेंटर में पूरी तरीके से, यहाँ डायग्राम में दिखा दे रहा, डेवलप हो गई है। ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर जो हमने स्ट्रक्चर में देखा था वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वो वेसिकल इस सेल वॉल के पास आना
स्टार्ट हो जाती है और इस सेल वॉल में सेंटर वाले पार्ट पे यानी कि इक्वेटर में कलेक्ट होना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे इनकी ग्रोथ होती है और इस एक कंडीशन में ये क्या करते हैं, पूरी तरीके से यहाँ पर डेवलप हो जाती है और एक बॉल का फॉर्मेशन कर देती है। ठीक है, एक प्लेट का फॉर्मेशन करती है और वो प्लेट जो होती है वो सेंटर में होने के कारण क्या करती है, हम इजीली इसका सेपरेशन हो जाता है। इनमें इजीली साइटोप्लाज्म जो है वो सेपरेट हो जाते हैं और साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर आप लोगों ने हमारा जो माइटोटिक सेल डिवीज़न था यानी कि माइटोसिस समसूत्री विभाजन वो इस तरीके से कंप्लीट हो रहा है। और लास्ट में हम देखेंगे इसका सिग्निफिकेंस। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस का, क्यों ये नेसेसरी होता है माइटोटिक सेल डिवीज़न, बिकॉज इट प्रोड्यूस द डाइपोलाइट डॉटर सेल्स विथ आइडेंटिकल जीनोम। ठीक है, इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस यही है कि इससे क्या होता है, केवल डाइपोलाइट डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। डाइपोलाइट सेल्स मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जिनके पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और जो सेक्चुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, जिनमें सेक्चुअल रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी होती है, वो सेल्स कहलाती हैं डाइपोलाइट सेल्स। ठीक है, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यही है कि ये डाइपोलाइट सेल्स को, डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करती हैं, जो कि जिनके पास क्या होता है, आइडेंटिकल जीनोम होता है, जो कि आपस में अपने पेरेंट्स से समान होती है, अपने पेरेंट्स के समान कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करती है। इट हेल्प्स टू रिटेन द सेम क्रोमोसोम नंबर इन ऑल सोमेटिक सेल्स। ठीक है, अब हमने पहले ही बताया है इसे क्या कहते हैं, माइटोसिस यानी कि समसूत्री। इसमें क्या होता है, सेम क्रोमोसोम नंबर बढ़ते जाते हैं सोमेटिक सेल्स के अंदर, जिसके कारण ये जो प्रोसेस है आगे भी मेंटेन रहती है। क्रोमोसोम का नंबर जो है वो इक्वली बना रहता है सभी सेल्स के अंदर, इसलिए इसका हेल्प क्या होता है, सेम क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करने के लिए सोमेटिक सेल्स के अंदर। इट हेल्प इन द बॉडी ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा इस डिवीज़न से बॉडी के अंदर ग्रोथ भी होता है ना, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है। माइटोसिस इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हेल्प इन ए कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ ए प्लांट थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं उसमें भी ये हेल्प करता है कंटिन्यूसली ग्रोथ करने के लिए। प्लांट के जो थ्रू पूरी लाइफ टाइम है, उस लाइफ टाइम में इसी प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, ग्रोथ होती है। इट रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो दैट डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यू टू द सेल ग्रोथ। उसके अलावा ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों का रेशो मेंटेन करता है, जो कि सेल ग्रोथ में आगे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों के जो रेशो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इसमें, है ना, इक्वली इनका लेवल बना रहता है आगे भी, इसी वजह से सेल की ग्रोथ होती है। नेक्स्ट, इट हेल्प इन द सेल रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। उसके अलावा सोमेटिक सेल में होने के कारण क्या हो सकता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट तो होंगे ही, साथ ही साथ यदि कहीं पर कुछ टिश्यूज़ डैमेज हो चुकी है तो उनकी रिपेयरिंग करने के लिए या फिर उनकी रिप्लेसमेंट करने के लिए भी हम इस डिवीजन की हेल्प से कर सकते हैं। एग्जाम्पल है सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस ऑफ गट एंड ब्लड सेल्स। ठीक है, किस तरीके से कर सकते हैं, जो अपर लेयर होती है एपिडर्मिस की, है ना, और गट और ब्लड सेल्स की जो अपर लेयर होती है ना, उसको डेवलप करने के लिए भी इस डिवीज़न की हेल्प से हम उसको भी डेवलप कर सकते हैं, उसका भी डेवलपमेंट होता है। तो ये सारे क्या थे, सिग्निफिकेंस थे किसके, माइटोटिक यानी कि समसूत्री विभाजन के। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अब स्टार्ट करेंगे हमारा जो पार्ट 3 है यानी कि मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ पर आप लोगों को इतना क्लियर हो गया है। थैंक यू।